कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10th फिजिक्स का अध्याय 1, जिसका नाम है स्टूडेंट प्रकाश का परावर्तन। ठीक है स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन का मैं आप लोगों को टोटल 60 VVI ऑब्जेक्टिव वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों का इस चैप्टर से अर्थात प्रकाश का परावर्तन से एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं सभी के सभी सिलेक्टेड प्रश्न लाया हूं। पहले सभी प्रश्नों को मैंने क्या किया, कॉपी में उसे लिखा, उसके बाद उसे मैं कंप्यूटर में लिखकर आप लोगों के लिए लाया हूँ। ये देख सकते हैं, कंप्यूटर में लिख के उसका PDF बनाया, वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। अर्थात सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बायोलॉजी के टोटल चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, बायोलॉजी में आप जब देखिएगा तो भारतीय भवन में स्टूडेंट 8 चैप्टर है, तो उसे मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिया है। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन में, यानी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। ये जो कथन है ये क्या है, सत्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। और प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ये भी कथन सही है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये भी कथन सत्य है। लेकिन समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा पोषक है, ये कथन बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब आप लोग दूसरा नंबर का जवाब देंगे कि यहाँ क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा का जवाब दीजिए आप लोग कि आपतन कौन होता है। ये जो आपतन कौन होता है ना स्टूडेंट, वो क्या होता है, तो आपतित किरण। आपतित किरण किसको कहेंगे, जो आएगा प्रकाश स्रोत से जो निकलता है और वो किरण जो सीधा आती है उसी हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। समझ में आ गया। याद रखिएगा कि आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण, आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं। जहाँ पर वो पॉइंट, आपतित किरण का पॉइंट जहाँ पड़ता है ना, वो आपतन बिंदु कहलाता है। उसी पर खींचा गया अभिलंब इस तरह से खींचा जाता है। ठीक है, खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, तो आपतन कोण कहलाता है। इस तरह से ये हो गया हम लोग आपतित किरण। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का आपतन बिंदु, और इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। इसके बीच में जो ये कोण बना है ना, इसी को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। यहाँ से जो टकरा के निकलेगा इसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। तो ये सब चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर का है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, तो क्या होगा उसका मान स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 0 डिग्री होगा। क्या है प्रश्न समझिए, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। जैसे मान लीजिए एक समतल दर्पण, ठीक है, यहाँ पर ये तो अभिलंब होता है आपको पता है, इसी पर प्रकाश की किरण सीधा आएगा। जब सीधा आएगा तो सीधा टकरा के चल भी जाएगा ना जी, तो यहाँ पर कोई भी कोण नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए 0 डिग्री का बनेगा। अगर इधर से आता, इधर टकरा के जाता, तब तो यहाँ कुछ बन भी जाता। अब ये समतल दर्पण है, समझिए, यहाँ सीधा आएगा, सीधे टकरा के चल जाएगा, तो कहाँ कोण बनेगा, कोई कोण नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग 0 डिग्री से जाएंगे। अगर आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ रहा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ पर है कि दो समतल, ठीक है स्टूडेंट, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। कितने प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों बन सकते हैं, तो याद रखिएगा अनंत प्रतिबिंब बन सकता है। अगला क्या है, तो यहाँ पर है कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। याद रखिएगा लंबवत आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा, उत्पन्न विचलन का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गो 180 डिग्री। चलिए अगला है कि यदि आप एक स्थित समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हो तो आपका
प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा, किस चाल से आएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 मीटर प्रति सेकंड से आएगा। ठीक है, एक बाहर यहाँ देखिए दुगना हो जाता है। ठीक है, 4 है ना, तो यहाँ देखिए 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। ठीक है, किसका स्टूडेंट, तो 7 का राइट आंसर खो हो जाएगा। 8 का देखिए क्या है, चलिए स्टूडेंट समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 8वां नंबर का है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, क्या होता है, तो याद रखिएगा अनंत होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का ग अनंत होता है। अगला चलिए देखते हैं, अगला क्या है यहाँ पर 9 नंबर का कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, ठीक है स्टूडेंट, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। चलिए 10 का देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की एक क्या लिखा हुआ है, देखिए कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या स्टूडेंट क्या होगा, तो याद रखेंगे 25.0 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अर्थात इसको आप लोग 25 सेंटीमीटर कह सकते हैं। चलिए अब देखिए 11 का कि किसी अवतल दर्पण के उसके, ठीक है, किसी अवतल दर्पण के उसके 25 फोकस से की दूरी होगी, क्या होगी बताइए। किसी अवतल दर्पण से उसके 25 फोकस से की दूरी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, यानी कि क्या होगा। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए तो कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर का। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट कि हिंदी वगैरह का जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे कि हिंदी हो गया या फिर ज्योग्राफी, इंग्लिश, ये सब का ऑब्जेक्टिव वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड है, तो उसे आप लोग टाइम निकाल के ज़रूर देखेंगे। चलिए 12 का बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन स्टूडेंट सत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। जो आवर्धन का मान होता है ना, वो क्या बताता है। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आवर्धन का ऋणात्मक मान हमेशा ये बताता है कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसका स्टूडेंट, तो अवतल दर्पण द्वारा केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 13 का बात क्या है, 14 का देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता होगा यहाँ पर, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तब परावर्तित किरण मेरे प्यारे बच्चों पूर्व पथ पर लौट जाएगी। तब क्या होता है, पूर्व पथ पर क्या हो जाता है, तो लौट जाती है। ठीक है, चलिए 14 का देख लिए। 15 का देखिए यहाँ पर क्या है। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं सबका अलग अलग स्लाइड मैंने बना रखा है। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यही होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये कथन क्या है, तो ये कथन गलत है। आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए 16 का देखिए क्या है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। किसी वस्तु का मेरे प्यारे बच्चों क्या मिल सकता है, आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनमें तीनों दर्पणों द्वारा। ठीक है, अर्थात समतल दर्पण द्वारा भी, अवतल दर्पण के द्वारा भी और उत्तल दर्पण के द्वारा भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए ये प्रश्न कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो समतल दर्पण द्वारा भी मिल सकता है, अवतल दर्पण द्वारा भी और उत्तल दर्पण द्वारा भी मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों प्राप्त किया जा सकता है, तो अवतल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। चलिए 18 का है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें
किस दर्पण से बनता है? किससे? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से जो है कि प्राप्त होता है? किस दर्पण से प्राप्त होता है स्टूडेंट? तो उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने 18 प्रश्नों को क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 19वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। टोटल मैं आप लोगों को 60 प्रश्न कराऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चल जाइएगा तो बाद में आप ही पछताइएगा स्टूडेंट। 19 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? तो ऐसा तभी होगा जब जो स्टूडेंट वस्तु है ना वो वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तब। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? वक्रता केंद्र पर। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्या है यहाँ पर 20 नंबर का स्टूडेंट। यहाँ पर है कि वस्तु से बड़ा अर्थात जितना वस्तु है उससे बड़ा होगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? किस दर्पण से मेरे प्यारे बच्चों प्राप्त होता है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, अवतल दर्पण से। ठीक है, वस्तु से बड़ा होगा, जितना वस्तु है उससे बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर का स्टूडेंट कि अवतल दर्पण द्वारा किसकी वस्तु का जो है कि किसी वस्तु का बन सकता है? अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, क्या बन सकता है? 21 का जवाब देंगे आप लोग ग। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, केवल भासी प्रतिबिंब भी बन सकता है और केवल वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, क और ख दोनों समझेंगे आप लोग ध्यान से। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई नहीं में टिक मार देंगे, तो इन सब का अगर आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा तो मार्क्स कट जाएगा। चलिए अगला है कि एक अवतल दर्पण वस्तु। ठीक है, एक अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्राप्त प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा बता सकते हैं? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा गो। ठीक है, आभासी और बड़ा होगा। कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब और क्या होगा? बड़ा प्रतिबिंब होगा। चलिए 23 का जवाब देंगे कि एक उत्तल गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? एक उत्तल गोली दर्पण से आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, आकार में बड़ा या फिर उल्टा बनता है। तो 23 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर क। ठीक है, 23 का हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आ रहा है तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 24 का जवाब देंगे स्टूडेंट आप लोग कि एक दर्पण, ठीक है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। तो दर्पण हो सकता है, वो दर्पण कैसा हो सकता है? तो याद रखिएगा समतल अथवा उत्तल हो सकता है। कैसा हो सकता है? समतल अथवा उत्तल हो सकता है। ठीक है, चलिए 25 का है कि यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, जिसे हम लोग अंग्रेजी में साइज कहते हैं, हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। तो दर्पण मेरे प्यारे बच्चों कैसा होगा? याद रखिएगा समतल होगा। ठीक है, दर्पण कैसा होगा? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गो। 25 का राइट आंसर गो, समतल होगा। ठीक है, चलिए 26 का देखते हैं क्या 26 का स्टूडेंट यहाँ पर कि अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु जो है वो दर्पण के क्या होता है? 26 का बताइए ख। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ख मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तब। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट 27 का क्या प्लान है। यहाँ पर है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा। प्राप्त प्रतिबिंब का आकार मेरे प्यारे बच्चों कैसा होगा? तो याद रखिएगा ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ग, 1.5 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर स्टूडेंट? 1.5 सेंटीमीटर। चलिए 28 का देखिए यहाँ पर क्या है कि एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन मेरे प्यारे बच्चों असत्य है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ख। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 29 का देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है यहाँ पर। ठीक है, ये सब जो है ना नोमिनिकल टाइप प्रश्न है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा ये सब नोमिनिकल टाइप, यानी कि ये सब सवाल को आपको बनाना होता है हल करके, इसलिए इसका सूत्र वगैरह आप लोग याद रखेंगे।
फिर भी मैं केवल आपको डायरेक्ट करवा देता हूँ। यहाँ पर है कि यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 60 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर? 60। आप लोग इसे हल करके खुद कर सकते हैं। चलिए अगला बताएंगे यहाँ पर आप लोग कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी। न्यूनतम दूरी मेरे प्यारे बच्चों उसकी क्या होगी? तो याद रखिएगा कितना है? 30 है ना। तो इस 30 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर घ, 0 होगा। क्या होगा? 0। चलिए अगला देखिए यहाँ 31 का। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 31 का यहाँ पर है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर पर बनता है। उस जो है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान होगा। वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा 31 का ग हो जाएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर से अधिक और 60 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। स्टूडेंट इतना मेहनत के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, कितना मेहनत से जो है कि आप लोगों के लिए मैं ये तैयार करता हूँ। चलिए अगला है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों कैसा बनेगा? तो याद रखिएगा आभासी, बड़ा तथा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा बड़ा बनेगा। चलिए 33 का देख लीजिए यहाँ पर क्या है। ठीक है स्टूडेंट, कितना का देखेंगे? 33 का कि यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब, ठीक है यहाँ होगा प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी अनंत होगी। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। अगला है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। जितनी भी दूरियां होती है वो मेरे प्यारे बच्चों मानी जाती है। किससे मानी जाती है? मापी जाती है तो ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग क्या है। 35 नंबर का देखिए स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा है जो कि दर्पण सूत्र है। ठीक है स्टूडेंट, दर्पण सूत्र पूछ रहा है तो याद रखेंगे बाबू लोग आप लोग कि दर्पण सूत्र कौन है? तो 1/f बराबर है यहाँ पर। ठीक है, 1/f बराबर 1/v। ठीक है, 1/v और फिर क्या है यहाँ पर? 1 माइनस 1/u है। माइनस 1/u, तो यही इसका राइट आंसर है। फिर से देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये क्या है हम लोग का? दर्पण सूत्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये हम लोग का दर्पण सूत्र हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। ठीक है स्टूडेंट, दर्पण सूत्र को क्या करें? सिद्ध करें। 36 का देखिए क्या है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, आवर्धन का सूत्र क्या होगा? तो आवर्धन का सूत्र पूछा है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा m ये माइनस v बाई यू जो है ये क्या है हम लोगों का स्टूडेंट? आवर्धन का सूत्र है। चलिए 37 का जवाब देंगे आप लोग। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा मेरे प्यारे बच्चों आवर्धन होता है तो प्लस का 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? प्लस का 1। चलिए 38 का जवाब देंगे कि एक वस्तु जिसको हम लोग बिंब कह सकते हैं को 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। कितना सेंटीमीटर पर? तो 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आभासी तथा दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है, आभासी होगा जिसको हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। आभासी तथा दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर पर बनेगा। 39 नंबर का देख लीजिए स्टूडेंट क्या है कि एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के दर्पण के फोकस से दूरियां
क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण की जो फोकस दूरी है ना वो क्या होगी, तो याद रखिएगा आप लोग 39 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ग 20 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 40 का स्टूडेंट। यहाँ से जो अब मैं जो प्रश्न दे रहा हूँ, ये आप लोग अगर बुक उल्टाइएगा ना, जो आप लोग का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जहाँ पर प्रश्न उत्तर रहता है, अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो ये सब प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर है स्टूडेंट कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, याद रखिएगा काल्पनिक होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। 41 का कि परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण मेरे प्यारे बच्चों कैसा होता है, तो याद रखिएगा परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। ठीक है, विलंब के बीच का कोण होता है। अगला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के मेरे प्यारे बच्चों 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 43 का कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। किसी भी वस्तु का मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने 43 का देख लिया। चलिए 44 का देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, कि निम्नलिखित में दिख रहा है क्या स्टूडेंट आप लोगों को। चलिए निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वही है ना कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है स्टूडेंट। तो उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा क्या किया जा सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तीनों मतलब समतल दर्पण द्वारा भी, अवतल दर्पण द्वारा भी और उत्तल दर्पण द्वारा भी क्या किया जा सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 45 का देख लीजिए क्या है, कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। किस दर्पण से स्टूडेंट, उत्तल दर्पण से। चलिए 46 का कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। 47 का देखिए क्या है, कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो अनंत पर। ठीक है, अनंत पर अगर रहेगा क्या, तो अनंत पर स्थित होगा तब ऐसा होगा। चलिए अगला है यहाँ पर कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, तो आधी होती है। ठीक है, क्या होती है, आधी। जल्दी से जल्दी स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, और आप लोग का तैयारी कैसा है ये कमेंट करना तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए स्टूडेंट, तो आप हमारे चैनल के जाइए प्लेलिस्ट पर, और हर एक वीडियो का वहाँ पर सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु अर्थात बीम की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, आभासी और बड़ा प्राप्त होगा। कैसा होगा, आभासी और बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए 50 का कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, जिसको हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु की स्थिति क्या होती है, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच होता है तब। ठीक है, चलिए बाबू लोग आगे देखते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के जो चालक है ना, चालक ड्राइवर के सामने लगा होता है अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किसमें, तो हेडलाइट में। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट हम लोग का 53 का कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यहाँ पर था 52 का था यहाँ पर कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक और सीधा होता है। यहाँ पर उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यह दोनों एक ही है क्या स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हमेशा सीधा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर है काल्पनिक और सीधा। ठीक है, कि सीधा तो है ना, और यहाँ पर क्या है, सीधा, तो इसलिए हम लोग यहाँ से इसमें भी जाएंगे। ठीक है, प्रश्न जिस टाइप से रहेगा, ठीक है, ये अर्थात उसका ऑप्शन जिस टाइप से रहेगा उस टाइप से उसका क्या करना है स्टूडेंट, तो जवाब देना है। यहाँ पर है काल्पनिक और सीधा, और यहाँ पर है कि हमेशा सीधा, तो सीधा तो है ना, उत्तल दर्पण द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी बनता है, तो ठीक है,
चलिए समझ में आ गया क्या काल्पनिक और सीधा ये ऑप्शन में है, यहाँ पर कहीं पर नहीं है ना, तो हम लोग किससे जाएंगे, सीधा से चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए उल्टा उल्टा इनमें से कोई नहीं, तो सीधा तो बनता है ना, इसीलिए हम लोग सीधा से जाएंगे। चलिए समझ में आ गया। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं, मात्र कितना प्रश्न है देख लीजिए, 3 प्रश्न ही है, इसे भी हम लोग समाप्त कर ही लेते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अगला है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात प्राप्त होता है। तो दर्पण कैसा होगा, तो समतल अर्थात समतल अथवा उत्तल होगा, तब ऐसा होगा, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण कैसा होना चाहिए, तो समतल तथा उत्तल होना चाहिए तब। चलिए अगला है कि संबंध बताइए कि F बराबर R/2 सत्य है। ये सत्य किसके लिए है, तो उत्तल, ठीक है, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए ये मेरे प्यारे बच्चों सही है। ठीक है, याद रखिए हर एक चीज़ स्टूडेंट। समझ में आ रहा है तो एक बार सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सिलेक्टेड प्रश्न, अगर आप लोग इतना 57 प्रश्न है ना, अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आप आँख बंद करके रहिए, निश्चिंत रहिए, यहाँ से प्रश्न जरूर आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। ठीक है, आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है। तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों कैसा होगा, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। फिर से समझिए कि एक गोलीय दर्पण है, द्वारा बने प्रतिबिंब का जो है कि आवर्धन, अगर जिस प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक होगा, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों उल्टा होगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि आवर्धन ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आवर्धन को एम से इंडिकेट करते हैं ना स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोगों का लगभग 60 में 3 प्रश्न कम, इतना प्रश्न हम लोग का 57 प्रश्न समाप्त होता है। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे स्टूडेंट। इसी तरह का VVI ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आप मेरे परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय।